आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 आपका विविधता से संबंधित यहाँ पर हो जाता है। तो सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी, सेशन को शेयर कर देंगे अपने उन सभी साथियों तक जो भी सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लाइक सबसे पहले कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं आज हम चैप्टर नंबर 1 विविधता के बारे में। तो कहा गया है भारत विविधता का देश है। बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं भारत अब एक डाइवर्सिटी वाला देश है, यानी विविधता वाला देश है, जिसमें हमें विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार का खाना भी खाते हैं तथा अलग अलग त्यौहार भी यहाँ पर मनाए जाते हैं तथा भिन्न भिन्न धर्मों का पालन यहाँ पर सभी लोग करते हैं। चलिए आगे कहा गया, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हमें एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। तो विविधता चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो भारत देश एक विविधता वाला देश है, जिसमें हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार का यहाँ पर खाना भी खाते हैं, साथ ही अलग अलग प्रकार के त्यौहार भी यहाँ पर मनाए जाते हैं, साथ ही विभिन्न धर्मों का यहाँ पर पालन भी किया जाता है। लेकिन अगर कहा गया लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरीके की चीजें करते हैं, यानी हम एक ही चीज को यहाँ पर फॉलो करते हैं, बट जो हमारे करने के तरीके हैं वह यहाँ पर अलग हो जाते हैं, जिससे उसमें कहीं ना कहीं विविधता देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में आपको जो मेन इसका हाईलाइट है वह विविधता के बारे में दर्शाया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर आपका आ जाता है लद्दाख। तो लद्दाख से शुरुआत करते हैं। तो लद्दाख में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लद्दाख का भूगोल। तो लद्दाख के भूगोल की अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो जो आपका लद्दाख है वह आपका जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका हो जाता है, जिसे आप डेजर्ट यहाँ पर बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे डेजर्ट यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल अगर आप रेगिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बारिश ना के समान ही देखने को मिलती है, यानी कभी कभी आपको रेयरली वहाँ पर रेन देखने को मिलती है। तो वर्ष का लंबे समय बर्फ से ढका रहता है। बिल्कुल आप सभी जानते होंगे, जैसे आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो काफ़ी बर्फ वहाँ पर देखी जा रही है। आप मनाली चले जाएंगे, नैनीताल चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर पेड़ कम बहुत होते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, रेगिस्तानी इलाका तो पेड़ आपको देखने को कम ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं पानी की। तो पानी, पीने के पानी के लिए लोग गर्मी में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो जो सर्दियों के टाइम पर आपकी बर्फ पड़ती है, उससे जो पिघलती है बर्फ, उस बर्फ के पिघलने पर वे निर्भर रहते हैं, वही उनके पीने के पानी का स्रोत वहाँ पर माना जाता है। बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलती है? तो लोग जो है यहाँ पर खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो लद्दाख के लोग अपनी अर्थव्यवस्था यानी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए क्या करते हैं? तो वह खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिसे यहाँ पर पश्मीना ऊन यहाँ पर मिलता है। यह ऊन कीमती है। पश्मीना शॉल बड़ी बड़ी महंगी होती हैं, साथ ही मुख्यतः कश्मीर में बुनी जाती हैं। तो जैसे कि आप लोग भी, आपके घरों में भी पश्मीना शॉल देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे कि पश्मीना शॉल आपके, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात कर लेते हैं भोजन की। तो यहाँ पर किस प्रकार का भोजन आपको देखा जाता है? तो यहाँ पर दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज या फिर याक चीज, यानी याक के दूध से बना हुआ चीज, और मांस खाते हैं, यानी मीट वह लोग खाते हैं। और हर परिवार के पास गाय, बकरी और याक होती है। तो याक तो आपको यहाँ पर हर घर में लगभग देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं लद्दाख की इतिहास और इसकी संस्कृति की। तो व्यापार की अगर बात करें, लद्दाख व्यापार के लिए सबसे अच्छा रास्ता माना गया। यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर काफिले यानी तिब्बत पहुंचते थे। तो यहाँ पर आपको कई घाटियां देखने को मिलते हैं जिनसे गुजरकर जो काफिले होते हैं वह तिब्बत पहुंचते हैं, जिसमें मसाले होते हैं, कच्चा रेशम होता है, दरिया होते हैं। साथ ही अगर धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म लद्दाख के कई रास्ते तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अगर आप देखते होंगे लद्दाख को यहाँ पर छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वह लद्दाख के रास्ते यहाँ पर तिब्बत पहुंचा। 400 साल पहले इस्लाम धर्म का यहाँ पर परिचय देखने को मिलता है। साथ ही अगर साहित्य की बात करें तो तिब्बत का ग्रंथ है जिसे केसर सागा यहाँ पर कहा गया, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो केसर सागा की अगर बात करें तो केसर सागा आपका
पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाता है केसर सागा आपका कहाँ पर प्रचलित है, तो आप इसका आंसर कर देंगे लद्दाख में आपका ये प्रचलित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, केसर सागा आपसे क्वेश्चन में काफी टाइम पूछा गया है, तो आप इसका उत्तर यहाँ पर दे देंगे, यानी लद्दाख में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं केरल की। तो अभी हमने पढ़ा लद्दाख के बारे में, अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल के भूगोल की अगर बात करते हैं तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा अपना एक राज्य है। केरल आपका बिल्कुल कोने पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका कोस्टल एरिया से सटा हुआ केरल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में अगर आप बात करें तो ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको केरल देखने को मिलता है, तो बिल्कुल आपका दक्षिण पश्चिम की स्थिति में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कृषि की अगर बात कर लेते हैं तो पहाड़ियों पर मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मसालों के लिए सबसे प्रसिद्ध आपका राज्य है तो वो कौन सा, मसाले के लिए आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे देंगे केरल आपका मसालों के लिए सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर हो जाता है। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी यहाँ पर आए, इसमें सबसे पहला था संत थॉमस, ईसा मसीह के धर्मदूत थे जिन्होंने 200 साल पहले आए और ईसाई धर्म से थे। साथ ही इसके बाद इब्न बतूता आते हैं यहाँ पर 700 साल पहले, लिखा कि यह मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी। उसके बाद आपके वास्को डी गामा यहाँ पर आए जो कि पुर्तगाली थे जिन्होंने पानी के जहाज से यहाँ पर वह पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर चीनी प्रभाव आपको देखने को मिला, जिससे मछली पकड़ने के जाल जिसे यहाँ पर चीना वाला कहा गया। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखना आ रहा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है मछली पकड़ने के जाल को यहाँ पर क्या कहा जाता था, इसे चीना वाला यहाँ पर कहा जाए। और जो तलने का बर्तन होता था, तलने का जो बर्तन होता है चीना चट्टी के नाम से यहाँ पर जाना जाता था, जिस पर मछली तली जाती थी। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो चीना चट्टी अगर आपसे पूछा जाए तो ये तलने का एक बर्तन होता था और मछली पकड़ने के जाल को यहाँ पर चीना वाला कहा गया है। तो यहाँ का भोजन की बात कर लेते हैं तो मछली, सब्जी और चावल यहाँ का मुख्य भोजन हो जाता है। तो साथ ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलता, पॉइंट देखने को मिलता, अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो नेहरू जी ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं यह, बल्कि यह बहुत गहरी है जिसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही अनेकता में एकता का विचार नेहरू ने यहाँ पर दिया, ये आपको याद रखना है। अनेकता में एकता की बात करें तो आप इसका उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपका नेहरू जी ने यहाँ पर दिया है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित आपका राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति यहाँ पर हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर होंगी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम इसके क्वेश्चन पर। तो इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन भी हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए उत्तर करेंगे। अभी आपने थ्योरी में पढ़ा उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर उत्तर करना है। तो भारत में विविधता का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया? ए कह रहा समान भाषा, बी कह रहा भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारण, सी कह रहा एकदम और डी कह रहा एक कल्चर। बताएंगे। तो जब बात करते हैं हम भारत में विविधता का मुख्य कारण क्या है, क्या समान लैंग्वेज? बिल्कुल समान लैंग्वेज भी हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एक धर्म है, बिल्कुल नहीं है। एक संस्कृति है, ये भी नहीं है। तो भारत अपने आप में एक विविधताओं का देश है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया, थ्योरी में बताया। तो यहाँ पर आपको भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको भारत में विविधताएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर मेन रीजन हो जाते हैं भारत में विविधता के लिए। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बी की स्क्रीन पर कहा जा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अर्थ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स, ए कह रहा सभी लोग एक जैसे हैं, बी कह रहा अलग अलग होते हुए भी एकता, सी कह रहा केवल सांस्कृतिक समानता।
डी कह रहा है केवल धार्मिक समानता। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है, तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते, केवल सांस्कृतिक समानता भी नहीं होती और केवल धार्मिक समानता भी नहीं होती। तो अभी ये मैंने आपको बताया, अलग अलग होते हुए भी एकता की बात यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यहाँ पर कही गई है। चलिए, तो यहाँ पर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कहा जा रहा है केरल में ओणम किससे जुड़ा त्योहार है? ओणम फेस्टिवल ऑफ केरल इज रिलेटेड टू, ए कह रहा फसल कटाई से, बी कह रहा युद्ध से, सी कह रहा चुनाव से और डी कह रहा स्वतंत्र दिवस से। बताएंगे? बताएंगे। तो ओणम फेस्टिवल किस लिए यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? क्या युद्ध के लिए, या चुनाव के लिए, स्वतंत्रता के लिए, या फिर फसल कटाई के लिए? तो ये तीनों ही आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ये यूज किया जाता है फसल कटाई के लिए, ओणम फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। यानी आपसे जुड़ा त्योहार पूछा है तो ये आपका हार्वेस्ट यानी फसल कटाई के लिए यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो शानदार उत्तर आप सभी लोगों ने दिया। तो कहा जा रहा है भारत की विविधता हमें क्या सिखाती है? एक, इंडियाज डाइवर्सिटी टीचेस अस, ए कह रहा भेदभाव, बी कह रहा अलगाव, सी कह रहा सहिष्णुता और सम्मान और डी कह रहा प्रतियोगिता। बताएंगे? तो अभी मैंने आपको बताया भारत अपने आप में विविधता वाला देश है, तो यहाँ पर आपको भेदभाव देखने को मिलेगा? जी नहीं। ना ही अलगाव का सामना करना पड़ता, ना ही प्रतियोगिता। तो यहाँ पर सहिष्णुता और सम्मान का परिचय हमें भारत में विविधता कराती है। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन और आपसे भी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है निम्न में से विविधता का उदाहरण है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी? एक ही पोशाक, अलग अलग भोजन परंपराएं, सी कह रहा है एक ही भाषा, डी कह रहा है एक त्योहार। बताएंगे? तो विविधता का आपको उदाहरण बताना है। निशार आलम जी सी आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन में जुड़ने के लिए। तो सी वाले एकदम सही सभी हो जाएंगे। चलिए, क्या एक ही पोशाक होगी? जी नहीं। आपसे डाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, तो एक भाषा डाइवर्सिटी का उदाहरण नहीं है, ना ही एक त्योहार। यहाँ पर बात हो रही है अलग अलग भोजन परंपराएं। तो अलग अलग भोजन परंपराएं तो कहीं ना कहीं आपको जब भी तो ये डाइवर्सिटी का उदाहरण होगा। तो ये तो सब आपके डाइवर्सिटी का उदाहरण है ही नहीं, तो इन्हें तो आप वैसे ही बाहर कर देंगे। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया है। सी वाले आप लोग गलत हो जाएंगे, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आपका चैप्टर 1 समाप्त होता है। चैप्टर 1 आप सभी का समाप्त होता है कि यहाँ तक अगर किसी को कोई परेशानी दुविधा समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पर चलेंगे। बताएंगे क्या यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर हैं? बताएंगे यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर है? आगे की ओर बढ़ा जाए? क्या आगे की ओर बढ़ा जाए? क्या आगे की ओर बढ़ा जाए? चलिए, चैप्टर नंबर 2 की ओर हम आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 पर हम आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 अभी तक आपने पढ़ा डाइवर्सिटी यानी विविधता। अब आप पढ़ेंगे डाइवर्सिटी और भेदभाव, दोनों को एक साथ यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहने वाला पूर्वाग्रह यानी प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक आपका प्रीजुडिस में परिभाषा आपकी बताई गई है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, यहाँ पर प्रीजुडिस कहा जाता है। तो यहाँ से आपके साथ के साथ पेडागोजी की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप इसे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह की यह बात करता है। तो हम किसी के बारे में जब पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे अपने दिमाग में अगर आप फीड कर लेते हैं, किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना या कोई सकारात्मक भावना, उसे हम यहाँ पर प्रीजुडिस कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया कि आप किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, उसे यहाँ पर प्रीजुडिस
बोला गया है। तो इसकी प्रकृति बताई गई है यहाँ पर। तो ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रेजुडिस हमेशा नकारात्मक होगी। पेडागोजी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर भी ये नकारात्मक ही मानी जाती है। साथ ही इसमें उदाहरण की अगर आप बात करें तो कहा गया लोगों को आलसी या कंजूस मानना सबसे बड़े प्रेजुडिस माना गया है। बिल्कुल सही बात है। साथ ही इसका प्रकार की अगर बात करें तो धार्मिक विश्वास, चमड़ी का रंग, क्षेत्र, बोलने का तरीका या फिर कपड़े। आपने काफी देखा होगा लोग धार्मिक विश्वास के ऊपर प्रेजुडिस कर लेते हैं, या फिर किसी के रंग, कद, काटे के ऊपर वह क्वेश्चन कर लेते हैं, खुद से ही प्रेजुडिस कर लेते हैं। साथ ही क्षेत्र के कि ये इस क्षेत्र से आता है, ये क्षेत्र से आता है, उसे यहाँ पर प्रेजुडिस करने का कार्य करते हैं। साथ ही उनके बोलने के तरीके से उन्हें जज करने का काम करते हैं। साथ ही उनके कपड़ों से उन्हें जज किया जाता है। आप आज के समय में देखते होंगे, ये बिल्कुल कॉमन सी बातें आज के समय में देखने को हमें मिलती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है। अगर इसके प्रभाव की हम बात करते हैं तो प्रभाव इसका क्या देखने को मिलता है, तो हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते और उन्हें दुख पहुंचाते हैं। तो इसका प्रभाव आपको यहाँ यह देखने को मिलता है कि हम उनसे, जो लोग ऐसी धारणाएं अपने मन में रखते हैं दूसरों के प्रति, हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाना यहाँ पर चाहते हैं। तो भेदभाव को आपको इन 3 प्रकारों से यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, तो आप इन्हें यहाँ पर नहीं भूलेंगे। इसके बाद आती है आपकी रूढ़िबद्ध धारणा यानी स्टीरियोटाइप्स। इसमें आपकी परिभाषा की बात करते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाएं कहा जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं आपकी कौन सी होती हैं? आप सामने वाले किसी व्यक्ति को एक ही नजर से देखते हैं, हर बार उसे एक ही चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे जज करने का कार्य करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं उसके लिए यहाँ पर बना चुके हैं। जैसे कि आप उदाहरण की अगर बात करते हैं तो पहले के समय में आपने देखा होगा, कहते हैं कि लड़के रोते नहीं है, और दूसरा कहा है लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पर दर्शाती है। या किसी को देश धर्म के आधार पर कंजूस अपराधी मानना, तो ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते भाई। कहां पर लिखा है कि लड़के रोते नहीं है और लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती? तो कहीं ना कहीं रूढ़िबद्ध धारणा ही है। आज के समय में आप देखें लड़कियां हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं और वह अपने सपनों को भी एक अलग उड़ान दे रही हैं। साथ ही किसी को देश धर्म के आधार पर कंजूस मानना, बिल्कुल यहाँ पर अपराधी मानना जैसे शब्द आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ये जो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स को यहाँ पर दर्शाते हैं। इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है, तो यह हमें लोगों को अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती है। अगर किसी व्यक्ति में कोई अच्छाई है, यानी उसके अंदर कोई बेटर क्वालिटी है जिससे वह समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वह उस चीज को भी अगर वो करना चाहे तो भी उसे एक ही नजर से यहाँ पर देखा जाएगा। कहीं ना कहीं उसके खिलाफ यहाँ पर रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं वह उस पर हावी होती हुई यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो इसी कारण वह उसके जो कौशल हैं उसे यहाँ पर देखने से रोकती हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, 99 अच्छाई पर एक बुराई यहाँ पर भारी पड़ती है। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, 99 अच्छाई पर एक बुराई भारी पड़ती है। बिल्कुल सत्य बात है। सेम इसी प्रकार से रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सभी को चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद आता है आपका असमानता, वो भेदभाव और समानता के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो भेदभाव और समानता की अब हम बात करेंगे। तो इसमें आता सबसे पहले असमानता एवं भेदभाव। तो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात कही गई है, यह तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग जो आपके पूर्वाग्रह हैं और जो आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, इनके एक मिश्रण को यहाँ पर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया गया है। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, नीचा दिखाना, यानी सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। साथ ही गतिविधियों से रोकना, उसे यहाँ पर उस कार्य करने से वंचित रखना। साथ ही हैंड पंप कुएं से पानी न लेने देना, एक ही कप में चाय न पीने देना। तो आपको इसका उदाहरण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो हैंडपंप कुएं से पानी ना लेते। आपने B.R. अम्बेडकर जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने उनकी अगर बायोग्राफी पढ़ी हो तो उसके अंदर आपको इस चीज का वर्णन मिल जाएगा। उन्हें कुएं से पानी तक भी नहीं लाने दिया जाता था और ना ही उन्हें किसी भी सामाजिक कार्य में या समाज में बैठने तक की अनुमति नहीं थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का यहाँ पर एक परिचय छोटा सा दिया गया है। तो 1891 से लेकर 1956 के दशक की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता माने गए। साथ ही महार जाति जो कि अछूत मानी जाती थी, इसमें इनका जन्म होता है। साथ ही 1901 में यानी 9 साल की उम्र में कोरेगांव महाराष्ट्र में भेदभाव का अनुभव किया। बिल्कुल दलित समुदाय के अधिकारों के लिए सबसे लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी। तो भेदभाव और समानता का सबसे बड़ा उदाहरण आपके लिए यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लाइफ से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद आता है आपका धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो भारत अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। बट आज के समय में आपको यह कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल 1% भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो भेदभाव आज के समय में भी आपको देखने को मिलता है। तो यह हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक है। तो अगर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यह केवल बुक में पॉसिबल होता हुआ दिखता है, बट रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता दिखता है। तो अब हम इसके यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो कहा गया भेदभाव का अर्थ है यानी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स समान व्यवहार, अनुचित व्यवहार, सहयोग या फिर सम्मान। तो भेदभाव, अब इस चैप्टर के हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, बताएंगे क्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का अपने आप में क्या मतलब हो जाता है कि समान व्यवहार। तो भेदभाव में आपको समान व्यवहार का सामना करना पड़ता? जी नहीं, ना ही सहयोग होता ना ही सम्मान। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार को यहाँ पर भेदभाव का रूप बताया गया, यानी बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में किस समस्या का सामना करना पड़ा? ए कह रहा गरीबी का, बी कह रहा बीमारी का, सी कह रहा जातिगत भेदभाव का, डी कह रहा भाषा समस्या का। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर कर पाएंगे। बेहद ही आसान आपका प्रश्न रहने वाला है, अभी मैंने आपको बताया। प्रियंका सिंह जी, हेलो प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन के अंदर। चलिए, तो जो भी साथी नए जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सेशन के अंदर। चलिए, सी आ चुका है। तो क्या उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा? जी नहीं। क्या बीमारी का? नहीं। ना ही भाषा समस्या का। तो मैंने अभी आपको बताया ना, जातिगत भेदभाव का यहाँ पर सामना करना पड़ा क्योंकि वह महार जाति से आते थे, महार जाति से वह आते थे, जिसके कारण उन्हें भेदभाव का यहाँ पर सामना करना पड़ा। बिल्कुल सी वाले सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कहा जा रहा है अछूत शब्द किससे जुड़ा है? अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू। ए कह रहा धर्म से, बी कह रहा जाति से, सी कह रहा लिंग से और डी कह रहा भाषा से। बताएंगे। तो सी इसका शानदार उत्तर यहां पर हो जाएगा। बताएंगे अनटचेबिलिटी यहां पर किससे जुड़ा हुआ शब्द हो जाता है। तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी, लाइक कर देंगे सभी साथी, सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों तक जो भी पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और सेशन पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, और आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, जो भी साथी नए जुड़े हैं तो आप सभी को बता दूं, तो पॉलिटी का जो आपकी वन शॉट चल रही है, इसकी एक क्लास आपकी आज है जिसमें हम 6 क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं, और कल आपकी पार्ट 2 होगी जो कि 31 जनवरी शाम 6 बजे होगी, जिसमें हम 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो कल शाम 6 बजे जुड़ना ना भूलें। चलिए, तो अनटचेबिलिटी का यहाँ पर किससे रिलेशन हो जाता है? क्या ये धर्म से संबंधित होती है, जाति से संबंधित होती है, लिंग से होती है या फिर भाषा से होती है? तो अछूत शब्द किससे जुड़ा है? तो ये आपका जाति से हो जाएगा, क्योंकि अछूत शब्द यानी अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यहाँ पर इसे कहा जाता है, जिसका संबंध आपका जाति से हो जाता है, और इसे भारतीय जो आपकी जाति व्यवस्था है उससे इसे यहाँ पर जोड़ा गया है।
भारतीय जाति व्यवस्था से यहाँ पर जोड़ा गया है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रियंका सिंह जी का बी आ चुका है, बिल्कुल शानदार उत्तर आपने दिया है। तो भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? असमानता, विशेष अधिकार, समानता या फिर भेदभाव, बताएंगे। तो जाहिर सी बात है सभी लोग इसका उत्तर यहाँ पर जानते हैं, तो ये समानता पेश करेगा जी नहीं, ना ही समानता ना ही भेदभाव, तो ये सबको विशेष अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या प्रदान करता है? तो ये आपको विशेष अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है, बिल्कुल बी हो जाएगा। शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया है। चलिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? निम्न में से कौन भेदभाव का उदाहरण है? सभी को शिक्षा देना, जाति के आधार पर नौकरी ना देना, मतदान का अधिकार देना, समान वेतन देना, बताएंगे। तो बात हो रही है भेदभाव की, तो भेदभाव क्या सभी को शिक्षा देने इसमें कोई भेदभाव है? जी नहीं। मतदान का अधिकार देने इसमें भी कोई भेदभाव का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, नहीं। समान वेतन देना आपका भेदभाव से जुड़ा, तो यहाँ पर जाति के आधार पर नौकरी ना देना ये आपका भेदभाव का यहाँ पर उदाहरण हो जाता है, क्योंकि लोगों को उनके जो समूह है या फिर जो उनकी श्रेणी है उनके आधार पर उन्हें अंदर यहाँ पर किया जाता है, जिससे यह उदाहरण जो है वह आपका जो आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनके विरुद्ध यहाँ पर हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक आपके 2 चैप्टर समाप्त होते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हम आगे की ओर बढ़ेंगे, बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, दुख दर्द समस्या है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर होंगी। तो चैप्टर नंबर 3 आप सभी के सामने आ चुका है, जिसमें हम बात करेंगे सरकार यानी गवर्नमेंट की। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे सरकार के बारे में, क्या सरकार के कार्य होते हैं, किस प्रकार सरकार कार्य करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सरकार के स्तर की। तो सरकार के कितने स्तर आपके होते हैं? तो पहला होता है आपका स्थानीय स्तर, दूसरा होता है आपका राज्य स्तर और तीसरा होता है आपका राष्ट्रीय स्तर, जिसे पूरा देश के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। तो स्थानीय स्तर में आपके कौन से आ जाते हैं? गांव और शहर इसके अंदर आते हैं। राज्य स्तर में आपके जैसे हरियाणा, आसाम, ये आपके राज्य स्तर के अंदर आ जाते हैं, और साथ ही राष्ट्रीय स्तर है यानी पूरा देश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सरकार एवं कानून की। तो सरकार का कार्य क्या होता है? सरकार कानून बनाती है और एनफोर्सिंग यानी लागू करने की ताकत रखती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। इसका उदाहरण है बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर सजा का प्रावधान आपके लिए बना हुआ है, और अगर कानून का पालन ना हो तो लोग न्यायालय भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया सरकार और कानून के बारे में। तो सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करने की यहाँ पर ताकत रखती है। साथ ही इसका उदाहरण है बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको चालान का प्रावधान है, अगर इसका पालन नहीं होता है तो लोग यहाँ पर न्यायालय भी जा सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे राजतंत्र किसे कहा जाता है और लोकतंत्र में अंतर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो राजतंत्र जिसे मोनार्की यहाँ पर कहा गया है, तो उसमें जो राजा या रानी होता है उसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। और लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो लोग सरकार को शक्ति देते हैं यानी चुनाव के माध्यम से। राजतंत्र में निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते, बल्कि लोकतंत्र में सरकार को निर्णय के आधार बताना होता है। राजतंत्र सफाई नहीं देनी पड़ती, जबकि लोकतंत्र में जनता को सफाई देनी होती है। बिल्कुल आपका दोनों में डिफरेंशिएट यहाँ पर किया गया। तो राजतंत्र एक तरीके से यहाँ पर राजा के हाथ में अंकुश होता है, यहाँ पर राजा की बात हो रही है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो जनता होती है उसके प्रति यहाँ पर जो सरकार है उसका उत्तरदायी होना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ से बात कर लेते हैं अब आपके लोकतांत्रिक सरकार यहाँ से आ जाती है आपकी। तो अब बात करेंगे हम लोकतांत्रिक सरकार की। तो उसमें मुख्य विचार क्या बताया गया? तो लोकतंत्र जो है वह लोगों का शासन यहाँ पर कहा गया, यानी पीपल्स डेमोक्रेसी भी आप इसे यहाँ पर बोल सकते हैं।
जिसमें सबसे पहला होता है आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें लोग सीधे शासन नहीं करते बल्कि चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं जो सबके लिए निर्णय लेते हैं, जिसे आप इलेक्शन में वोट के माध्यम से चुनते हैं, जिसे आप यहाँ पर एमएलए इलेक्ट करते हैं अपने विधानसभा के लिए, एमपी इलेक्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, साथ ही पीएम का आप चुनाव करते हैं देश के लिए। चलिए, सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक मताधिकार को आपको राइट मिला हुआ है, जिसे आप सभी वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है। तो सफरेज मूवमेंट यानी वोट का अधिकार आपको किस प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो शुरुआत में केवल अमीर और जो शिक्षित पुरुष थे उन्हें यहाँ पर वोट का अधिकार था। इसके बाद यूएसए में 1920 में महिलाओं को इसका अधिकार मिला, 1928 में यूके में महिलाओं को इसका अधिकार यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर बताया गया गांधी जी यानी जो इन्होंने यंग इंडिया में बताया 1931 में, कहा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वोट नहीं दे सकता। तो गांधी जी ने इसके यहाँ पर खंडन करते हुए ये बात यंग इंडिया में कही है, जो कि 1931 में यहाँ पर प्रकाशित होती है। तो वोट का अधिकार आपको किस प्रकार देखने को मिला। सबसे पहले जो कि अमीर और शिक्षित लोग थे वही केवल वोट डाल सकते थे। उसके बाद 1920 में महिलाओं को इसका अधिकार मिलता है यूएसए से, और 1928 में यूके में महिलाओं को इसका अधिकार यहाँ पर मिला। तो यहाँ तक आपने समझा लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। तो लोकतांत्रिक सरकार में आपको लोगों का शासन देखने को मिलता है, साथ ही लोग सीधा शासन नहीं करते बल्कि चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जैसे कि आप एमएलए, एमपी या फिर जो आप भारत का पीएम होता है इसके द्वारा सरकार को यहाँ पर रन किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन की ओर अब हम चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, सरकार का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज, व्यापार करना, कानून बनाना, खेती करना या फिर खेल कराना। तो इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं। तो सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है कानून बनाना और उन्हें लागू करना। तो उम्मीद करते हैं इसका उत्तर आप सभी लोग यहाँ पर कर पाएंगे, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ चुका है, कहा जा रहा भारत में किस प्रकार की सरकार है। इंडिया हैज विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ए कह रहा मोनार्की यानी राजतंत्रशाही, सॉरी राजशाही, बी कह रहा तानाशाही, सी कह रहा लोकतंत्र या फिर सैन्य शासन। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको लोकतंत्र देखने को मिलता है, यानी डेमोक्रेसी भारत के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सरकार को अधिकार कहां से मिलता है। गवर्नमेंट गेट इट पावर फ्रॉम। ए कह रहा सेना से, बी कह रहा जनता से, सी कह रहा न्यायालय से, डी कह रहा राजा से। बताएंगे। तो सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी, सेशन को लाइक कर देंगे सभी साथी, शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे, और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए चलिए सी आ चुका है। तो सरकार को अधिकार कहां से मिलता है, क्या सेना से मिलता है, जनता से मिलता है, फिर राजा से मिलता है, फिर न्यायालय से। तो यहां पर इसे न्यायालय से अधिकार मिलते हैं, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। स्थानीय सरकार का उदाहरण आपका कौन सा हो जाता है, संसद, मुख्यमंत्री, पंचायत या फिर राष्ट्रपति। तो सरकार के मैंने अभी आपको 3 स्तर बताए हैं। तो यहाँ पर संसद आपका उदाहरण नहीं होगा स्थानीय का, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका पंचायत स्थानीय सरकार का उदाहरण हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। बिल्कुल शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया है। चलिए, और शानदार उत्तर आप लोग कर रहे हैं, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चुनाव क्यों आवश्यक है, वाई आर इलेक्शन नेसेसरी। एक कह रहा मनोरंजन के लिए, सरकार चुनने के लिए, टैक्स लेने के लिए या फिर कानून तोड़ने के लिए। तो चुनाव का हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत पड़ती है हमें सरकार चलाने के लिए। तो बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए, तो यहां से अब आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे पंचायती राज के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को चीजें क्लियर होंगी। तो पंचायती राज के स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कहेगी सभी वयस्क यानी जो 18+ हैं उन्हें यहाँ पर वोट का अधिकार दिया गया है।
साथ ही इनका काम क्या है, पंचायत पर निगरानी रखना, पैसों का दुरुपयोग रोकना और योजनाओं को स्वीकृति देना। तो जो आपकी ग्राम पंचायत के जो स्ट्रक्चर है इसमें जो आपके 18+ के जो व्यक्ति हैं उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है। साथ ही इनका कार्य है पंचायत पर निगरानी रखना, साथ ही पैसों का दुरुपयोग रोकना और योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना। साथ ही आपकी ग्राम सभा यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसे आप ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका एक संरचना के बारे में बताया गया है। यहाँ पर वार्ड पंचायत यानी वार्ड प्रतिनिधि होता है, साथ ही सरपंच जो कि मुखिया होता है, जिसका चुनाव आपका 5 साल के लिए यहाँ पर होता है। तो ग्राम सभा इस ग्राम पंचायत की यहाँ पर निगरानी करती है, जैसे कि आप इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर अब यहाँ पर यहाँ पर आपने पढ़ा ग्राम सभा जो कि ग्राम पंचायत को यहाँ पर रन करती है। इसके बाद आता है आपका सचिव, जिसे हम सेक्रेटरी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है, इसका कोई भी चुनाव यहाँ पर नहीं होता। बिल्कुल आपने एकदम सही बात यहाँ पर कही है। आपका ग्राम सचिव जो कि आपने फुलेरा में यहाँ पर देखा, फुलेरा में जो आपके सचिव जी होते हैं, सेम इसी प्रकार ये है। यहाँ पर सेक्रेटरी के बारे में बात हो रही है। तो बिल्कुल भी आपका चुनाव द्वारा नहीं निर्वाचित होता है, ये आपका सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इसका काम क्या होता है, तो ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाना और उसका रिकॉर्ड रखना। तो ग्राम सचिव का जो कार्य होता है यहाँ पर ग्राम सभा की जो पंचायत है उन्हें बुलाना, आयोजित करना और ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड यहाँ पर रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के आपके कार्य क्या होते हैं और उसका स्तर क्या होता है। तो ग्राम पंचायत के काम और उसकी आमदनी। तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, सड़कें, नालियां, स्कूल, पानी निर्माण और उसका रखरखाव यहाँ पर बनाए रखना, यह ग्राम पंचायत का कार्य होता है। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, स्थानीय कर टैक्स लगाना, सरकारी योजनाएं लागू करना। तो सड़कें नालियों के बाद जो ग्राम पंचायत का मेन कार्य होता है, तो इसमें ये आपका आमदनी का स्रोत होता है, ये आपका रेवेन्यू का स्रोत होता है, जिसे आप रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू का सोर्स आपका स्थानीय कर लगाना, सरकारी योजनाएं लागू करना। साथ ही फंड्स का अगर बात करते हैं तो घरों बाजारों पर कर, सरकारी योजनाओं की राशि या फिर दान पर फंड्स का इन्हें लाभ देखने को मिलता है। साथ ही पंचायत के यहाँ पर 3 स्तर आपके बताए गए, 3 लेवल्स। सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत जो आपकी विलेज लेवल पर होती है, लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर इसे यहाँ पर बताया गया है। दूसरा होता है आपका जनपद पंचायत, जिसे पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, ब्लॉक लेवल इसे कहा जाता है। कई ग्राम पंचायतें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आपकी तीसरी स्तर आती है, पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया, इसके बाद तीसरा होता है आपका जिला परिषद, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के नाम से जाना जाता है, जो पूरे जिले की यहाँ पर योजना बनाती है। तो हर राज्य में पंचायत कानून थोड़े अलग हो सकते हैं, उद्देश्य जैसे जन भागीदारी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। तो इसके क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुके हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? अल्टीमेट पावर इन डेमोक्रेसी लाइज विथ, ए कह रहा राजा में, बी कह रहा प्रधानमंत्री में, सी कह रहा जनता में, डी कह रहा सेना में। तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो बेहद आसानी से इस चीज का आप उत्तर यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका अंतिम शक्ति आपकी जनता के पास होती है, यानी सी के पास हो जाती है। बिल्कुल शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया। कहा जा रहा है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ है केवल पुरुष वोट दें, केवल अमीर वोट दें, सभी व्यस्क वोट दें, या फिर केवल महिलाएं वोट दें। मैंने भी आपको बताया व्यस्क मताधिकार 18+ पार कर चुके सभी लोगों को यहाँ पर मिला हुआ, यानी सभी जो आपके एडल्ट हैं इन्हें यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरदायित्व का अर्थ है अकाउंटेबिलिटी मीन्स, एक आज्ञा देना, जवाबदेही, दंड देना या फिर शासन करना। तो अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी में आपको यहाँ पर जवाबदेही की बात हो रही है। जवाबदेही किसी चीज के बारे में देनी होती है, यानी कोई कार्य किस तरीके से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है उसके प्रति, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी सामने वाले को देनी होती है, यानी जवाबदेही की बात हो रही है। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है सरकार लोगों की समस्याओं को कैसे जानती है? हाउ डज गवर्नमेंट नोज पीपल प्रॉब्लम? एक टीवी के माध्यम से, चुनाव और प्रतिनिधियों द्वारा, सेना के माध्यम से, व्यापार द्वारा। तो सरकार लोगों की समस्या कैसे सुनती है? तो मैंने अभी आपको बताया सरकार में आपको जनता का सीधा शासन नहीं होता है, बल्कि
वह जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए जो आपके प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर समस्याओं को सुना जाता है। तो वो द्वारा समस्या को सुना जाता है, तो ना ही टीवी के माध्यम से, ना ही सेना के माध्यम से, ना ही व्यापार, तो चुनाव और प्रतिनिधि माध्यम द्वारा यहाँ पर सीधे आपकी जो समस्याएं वह सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए, शानदार उत्तर आप लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका है, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। ए करा मनोरंजन, बी करा सूचना देना, कर वसूलना या फिर सेना चलाना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। अगर वर्तमान समय की अगर आप बात करें तो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका आप देख ही रहे हैं, मीडिया का स्तर। चलिए, बी आ चुका है बिल्कुल। तो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका आपकी सूचना देना यहाँ पर माना गया, बट आज के समय में आपको मीडिया कुछ और ही यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, तो इसे सीरियस आप लोग माइंड नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। चैप्टर आपके 4 यहाँ पर खत्म होता है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे गांव का प्रशासन, यानी पुलिस के बारे में। तो पुलिस थाने का क्षेत्र जिसे हम जुरिस्डिक्शन यहाँ पर कहते हैं, तो कहा गया है हर थाने का एक तय कार्य क्षेत्र होता है, साथ ही लोग उसी क्षेत्र में चोरी, दुर्घटना, मारपीट की रिपोर्ट यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगा, रिपोर्ट यानी FIR लिखवा सकते हैं। तो गांव का प्रशासन पुलिस के बारे में आपको बताया गया। पुलिस थाने का क्षेत्र है जिसे जुरिस्डिक्शन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, साथ ही हर थाने का एक तय कार्य क्षेत्र होता है और लोग उसी क्षेत्र में चोरी, दुर्घटना, मारपीट की रिपोर्ट FIR यहाँ पर लिखवा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका SHO, जिसे आप स्टेशन हाउस ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जिसका कार्य होता है थानेदार की जिम्मेदारी, साथ ही पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना इसका कार्य होता है, साथ ही कार्रवाई करना SHO का कार्य यहाँ पर हो जाता है। तो ये टोपी आपने आजकल ट्रेंडिंग में देखी होगी, लोग अपनी गाड़ी में भी लेकर आपको जाते हुए दिख जाएंगे। चलिए, तो ये मैं बता दूं, मैं कोई से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सब इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये सब इलीगली तौर पे यहाँ पर गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आता आपका राजस्व विभाग। राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका बात कर लेते हैं पटवारी की, जिसे आप लेखपाल या फिर कानूनगो के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जमीन की नपाई करना और साथ ही उसका रिकॉर्ड रखना, साथ ही भूमि कर इकट्ठा करना लेखपाल आपका कानूनगो का कार्य होता है, साथ ही फसल की जानकारी सरकार को देना, खेत के नक्शे को अपडेट करना। बिल्कुल, यह आपका पटवारी का यहाँ पर मेन कार्य हो जाता है। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे हम जिला अधिकारी के नाम से जानते हैं, और इसके बाद आता है आपका तहसीलदार। इसका कार्य होता है विवाद निपटाना, पटवारी का निरीक्षण, जाति प्रमाण पत्र जारी करना। तो अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वह तहसीलदार द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। चलिए, तो राजस्व में आपका पटवारी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया और तहसीलदार यहाँ पर आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों तक सेशन को शेयर अवश्य कर देंगे। चलिए, इसके बाद बताया गया आपको पॉइंट में टेबल में दिया गया हिंदू अधिनियम धारा, जो कि 2005 न्यू लॉ आपका आता है, जिसमें कहा गया है पुराने नियम में केवल बेटों को जमीन मिलती थी, नए कानून में कहा गया है बेटों, बेटियों और माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। साथ ही यह महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर हो जाता है। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर आपने जाना राजस्व विभाग के बारे में, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले पटवारी इसके अंदर आ जाता है, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और फिर तहसीलदार, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पूर्ण तरीके से बताया। तो अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे। ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? हु आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा? केवल सरपंच, केवल शिक्षक, सभी वयस्क नागरिक या फिर केवल किसान? बताएंगे। तो ग्राम सभा में आपका कौन कौन शामिल हो जाता है? ग्राम सभा में आपसे शामिल लोग पूछे जा रहे हैं। तो ग्राम सभा में केवल सरपंच शामिल नहीं होता, केवल शिक्षक शामिल नहीं होता, केवल किसान शामिल नहीं होता, यहाँ पर सभी वयस्क जो आपके 18+ लोग हैं वह सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए,
सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सरपंच इज इलेक्टेड बाय नियुक्ति द्वारा, चुनाव द्वारा, वंशानुगत द्वारा या परीक्षा द्वारा? बताएंगे सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो सरपंच का चुनाव आपका चुनाव द्वारा होता है, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा, शानदार उत्तर आप लोगों ने किया। मेन फंक्शन ऑफ पंचायत, पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा करना, स्थानीय विकास, विदेश नीति, कर संग्रह। तो पंचायत का कार्य का रक्षा करना होता है, जी नहीं। विदेश नीति बनाना, जी नहीं। कर संग्रह करना, जी नहीं। तो यहाँ पर स्थानीय विकास आपका पंचायत के मुख्य कार्य के अंतर्गत आ जाता है, जबकि कर संग्रह करना आपका पंचायतों के अंतर्गत आता है। बट यहाँ पर प्रॉपर इसका उत्तर यह नहीं होगा, यहाँ पर स्थानीय विकास इसका सही उत्तर होगा, तो बी हो जाएगा। चलिए, ग्राम सभा लोकतंत्र का क्या है? ग्राम सभा इज द डैश ऑफ डेमोक्रेसी, बताएंगे। तो ग्राम सभा इज डैश ऑफ डेमोक्रेसी, सीट्स, आधार, शत्रु, नियम। तो ग्राम सभा मैंने आपको बताया, ग्राम सभा लोकतंत्र का यहाँ पर आधार हो जाता है, यानी बेस हो जाता है, जिससे लोकतंत्र की शुरुआत होती है, यानी आधार हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया। पंचायती राज किस स्तर की सरकार है? केंद्रीय, राज्य, स्थानीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय? तो पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी राज्य स्तर की, स्थानीय स्तर की हो जाएगी। चलिए, सी हो जाएगा, बिल्कुल सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। चलिए, सी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। ए आंसर कौन कर रहा है? ए नहीं होगा। पंचायती राज किस स्तर की सरकार है? तो ये आपकी स्थानीय सरकार के अंतर्गत आ जाती है। तो अगर हम बात करें कौन से भाग में आपके पंचायती राज की बात की गई है, कौन से भाग में संविधान की बात की गई, तो कमेंट में आप लोग बता देंगे। चलिए, यहाँ से नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अभी तक आपने पढ़ा पंचायत के बारे में, अब आप पढ़ेंगे नगर प्रशासन के बारे में, यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चलिए, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, दुख समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे संस्थाएं यानी बॉडीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला होता है आपका नगर निगम, जिसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बात करते हैं, जो आपके बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। जैसे आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें आपको एमसीडी देखने को मिलती है। यहाँ पर एमसीडी के अंदर एक मेयर होता है, पहले आपके 3 मेयर होते थे, अब आपको एक ही मेयर दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। तो नगर पालिका आपको म्युनिसिपल काउंसिल देखने को मिलती है छोटे कस्बों में, इनके आपको जो नगर पालिका होते हैं इनके आपको चेयरमैन देखने को मिलते हैं। ये आपको लगभग जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जो आपके अर्बन क्षेत्र हैं, जो आपके अर्बन क्षेत्र हैं, जो आपके गांव से थोड़ा जो बाहर जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वह आपके अर्बन के अंदर आ जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं? तो इनका कार्य होता है सड़क, रोशनी, कूड़ा संग्रह या फिर पानी। तो जो सड़कें हैं, जो सड़कों पर रोशनी को प्रॉपर तरह से संचालित करना, कूड़ा संग्रह करना, साथ ही पानी का रखरखाव, इसके बाद सफाई, बीमारियों की रोकथाम, स्कूल, अस्पताल और पार्क की देखभाल करना इनके कार्य के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट देखने को मिल जाएगी, जैसे आपको उसमें बताया गया रोशनी के बारे में। यहाँ पर आपका कूड़ा, तो आप देखते होंगे एमसीडी की जो गाड़ियाँ होती हैं, ये आपके कूड़े के लिए रोजाना आपके गेट पर आती हैं, जिसके अंदर आप अपना कूड़ा डालते हैं। और सभी लोग लगभग यही चीज़ बार बार बोलते हैं कि कूड़े वाला आ गया, बट कूड़े वाला नहीं है, कूड़े की गाड़ी आ गई, आपको उसके अंदर कूड़ा डालना है। तो नगर प्रशासन में आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर आपको पार्षद यानी काउंसलर जिसे आप कहते हैं, ये देखने को मिलता है, जिसमें आपका निर्वाचित होता है, जो जनता द्वारा चुना जाता है। साथ ही निर्णय लेते हैं, जैसे पार्क कहाँ बनेगा, इस प्रकार के निर्णय वे लेते हैं। समिति के माध्यम से वे कार्य करते हैं। इसके बाद आता है आपका कमिश्नर एवं प्रशासनिक स्टाफ, जो कि सरकार द्वारा नियुक्त होता है, अपॉइंटेड होता है, जो कि निर्णय यहाँ पर लागू करते हैं। तो पार्षद आपका इलेक्टेड होता है, और जो कमिश्नर और प्रशासनिक स्टाफ होता है ये आपका सरकार द्वारा यहाँ पर अपॉइंटेड हो जाता है। चलिए, तो निर्णय और स्वास्थ्य के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो निर्णय की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो शहर जो है वह आपके वार्ड में बटे होते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर आपको बहुत सारे वार्ड देखने को मिल जाएंगे, जिनका जोन में आपके ये बांटे गए हैं। किस जोन के अंदर कितने आपके वार्ड हैं, ये आप अपने एरिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो सबसे जटिल निर्णय इसके अंदर क्या होता है? पार्षदों की जो समितियां होती है, कमेटी, जिसे आप
स्टैंडिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडिंग कमेटी आपकी देखी जाती है, आपके किस जोन से हैं तो ये आपकी जोन वाइज होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको पार्षदों की समिति देखने को मिलती है। साथ ही जो स्थानीय मुद्दे होते हैं ये आपके वार्ड पार्षद के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए अगर आपके क्षेत्र में आपके वार्ड में कोई परेशानी है तो आप पार्षद से यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो केस स्टडी दी गई है जिसमें कहा गया सूरत का प्लेग। तो सूरत के अंदर 1994 में आपको प्लेग देखने को मिलता है, जिसके कारण सूरत में भयंकर प्लेग फैला। कारण क्या था? गंदगी और अस्वच्छता। तो अनसैनिटरी और कंडीशन के कारण यहाँ पर आपको प्लेग देखने को मिला। तो इसका कारण क्या था? गंदगी और जो अस्वच्छता थी, इसके कारण यहाँ पर सूरत के अंदर 1994 में प्लेग का सामना करना पड़ा। साथ ही प्लेग हवा से फैला। यहाँ पर जब आपको गंदगी देखने को मिलेगी उसके द्वारा इसके सिम्टम में वह हवा के द्वारा दूसरे व्यक्ति को संपर्क में आएंगे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसके बाद सफाई मानकों में भारी बदलाव हुआ, साथ ही यहाँ पर निगरानी बढ़ाई गई। तो ये इससे अच्छा उदाहरण आपका कोई भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सूरत का जो प्लेग है इसकी यहाँ पर केस स्टडी दी गई है, जो कि आपका गंदगी और अस्वच्छता के कारण यहाँ पर देखने को मिला। चलिए तो अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो कहा गया पटवारी का काम क्या है? पढ़ाना, भूमि अभिलेख रखना, पुलिस कार्य या फिर चिकित्सा। बेहद ही आसान प्रश्न। तो पटवारी का कार्य क्या होता है? क्या पढ़ाने से का कार्य होता है? जी नहीं। क्या पुलिस का कार्य? जी नहीं। ना ही चिकित्सा का। तो भूमि के अभिलेख रखना यानी उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का कार्य यहाँ पर हो जाता है। जमीन से संबंधित जितने भी आपके कार्य होते हैं सब पटवारी यहाँ पर करता है। चलिए तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल। कहा जा रहा थाना किससे संबंधित है? पुलिस स्टेशन इज रिलेटेड टू। शिक्षा से, कानून और व्यवस्था से, कृषि से या फिर स्वास्थ्य से? बताएंगे। थाना आपका किससे संबंधित हो जाता है? तो थाना आपका शिक्षा से संबंधित नहीं होता, कृषि से संबंधित नहीं होता और स्वास्थ्य से संबंधित नहीं होता। तो ये आपका कानून और उसकी व्यवस्था से संबंधित हो जाता है, जहां पर आपको कानून संबंधित सभी सलाहकार देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो कानूनी आपकी कार्रवाई होती है वह सब यहाँ पर आपकी प्रोसीड की जाती है, यानी बी हो जाएगा। चलिए तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? न्याय देना, कर वसूलना, पढ़ाना, खेती। बताएंगे। तहसीलदार का कार्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताएंगे। तो न्याय देने का कार्य कौन करता है? इसका कार्य करता है न्यायालय। पढ़ाने का काम कौन करता है? ये आपका स्कूल करता है। खेती का कार्य कौन करता है? तो ये आपका किसान करता है। तो तहसीलदार का मेन कार्य होता है कर वसूलना, यानी रेवेन्यू इकट्ठा करना। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया। भूमि रिकॉर्ड्स क्यों जरूरी है? वाई आर लैंड रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट? मनोरंजन के लिए, स्वामित्व सिद्ध करने के लिए, खेल या फिर त्योहार के लिए? तो भूमि रिकॉर्ड अपने आप में जानते हैं ये मतलब किसी चीज को सिद्ध करने के लिए यानी स्वामित्व सिद्ध करने के लिए जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि आप उस पर अपने अधिकार की अगर बात कर रहे हैं तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना यहाँ पर जरूरी चाहिए। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है ग्रामीण प्रशासन किसकी मदद करता है? केवल अमीरों की, केवल अधिकारी की, ग्रामीण जनता की या फिर केवल नेता की? जब बात ग्रामीण प्रशासन की है तो ये केवल ग्रामीण जनता की ही बात करेगा, ना ही केवल अमीर की, ना ही अधिकारी की, ना ही नेता की। तो ये ग्रामीण जनता की यहाँ पर बात करता है, यानी सी की बात करता है। चलिए बिल्कुल शानदार। तो यहाँ तक आपके 6 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 6 आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई परेशानी समस्या नहीं होगी। तो चैप्टर नंबर 7 आपका आ चुका है ग्रामीण की आजीविका, सॉरी ग्रामीण आजीविका यहाँ पर इसे बोलेंगे। माफी चाहते हैं, जल्दबाजी में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे आपकी ग्रामीण आजीविका किस प्रकार कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको एक चलिए तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया गया जिसके अंदर 40% खेती और मजदूरों को दिखाया गया और 20% बड़े किसानों को दिखाया गया। इस प्रकार आपकी ग्रामीण आजीविका जो है वो कार्य करती है। तो यहाँ पर खेती और मजदूर आपके 40% दर्शाए गए हैं और 20% आपके बड़े
किसान हो जाते हैं। तो 40% लोग जो हैं यहाँ पर वो लैंडलेस होते हैं, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं होती, स्मॉल प्लॉट्स होते हैं, और माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन वह यहाँ पर करते रहते हैं। वो जो 20% बड़े किसान हैं उनका खुद के बिजनेस यहाँ पर हैं, दुकानें हैं, साथ ही उनकी मिल्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका कर्ज का जाल यानी द डेब्ट ट्रैप। तो यहाँ पर जो किसान है वह उधार लेना शुरू करता है बीज के लिए, खाद के लिए। इसके बाद फसल खराब होने के अगर चांसेस होते हैं तो यहाँ पर कीड़े इसका कारण बनता है, बारिश नहीं होना इसका मेन कारण बनता है। वो जो किसान है वह कर्ज को नहीं चुका पाता, साथ ही और कर्ज लेता है सर्वाइवल के लिए, अपने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए वह और कर्ज लेता है, और जिसका कारण बनता है डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस जब बनेगा कहीं ना कहीं आत्महत्या या फिर विपदा के लिए बढ़ेगा। तो इसी प्रकार ये चक्र कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्ज का जाल इसे यहाँ पर नाम दिया गया है। चलिए, तो यह किसानों की मुख्य परेशानी के कारण यहाँ पर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे आपके, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? सरपंच, मेयर, मुख्यमंत्री या फिर कलेक्टर? तो नगर निगम की अगर बात करते हैं तो नगर निगम में आपका मेयर यहाँ पर हो जाता है, मुख्यमंत्री आपका राज्य का होता है, और कलेक्टर आपका राज्य का यहाँ पर हो जाता है। तो ये दो तो आपके वैसे भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। कहा जा रहा नगर निगम का कार्य नहीं है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सड़क बनाना, सफाई, रक्षा मंत्रालय या फिर जल आपूर्ति? बताएंगे। तो सड़क बनाना बिल्कुल आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। सफाई इसके अंतर्गत आ जाता है, जल आपूर्ति इसके अंतर्गत आता है, पर रक्षा मंत्रालय इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता, तो सी बाहर यहाँ से हो जाएगा। कहा जा रहा नगर निगम धन कैसे प्राप्त करता है? टैक्स द्वारा, खेल द्वारा, त्योहार द्वारा, दान। मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, जो नगर निगम है वह रेवेन्यू द्वारा यहाँ पर कर इकट्ठा करता है, यानी तरह तरह के टैक्स के माध्यम से वह यहाँ पर कर इकट्ठा करता है। तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कहा जा रहा वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, नियुक्त द्वारा, निर्वाचित, चुना नहीं जाता है, फिर मनोनीत होता है। जो वार्ड का पार्षद होता है, मैंने अभी आपको बताया, यह चुनाव के माध्यम से यहाँ पर निर्वाचित होता है। तो बिल्कुल निर्वाचित आपका यहाँ पर हो जाता है चुनाव के द्वारा। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। शहरी प्रशासन किस क्षेत्र में कार्य करता है? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन, गांव में, शहर में, जंगल में या फिर पहाड़ में? बताएंगे। तो जो आपका शहरी प्रशासन है किस क्षेत्र में यहाँ पर कार्य करता है? गाँव में करता है, शहर में करता है, जंगल में करता है, फिर पहाड़ पर करता है? तो बात हो रही है शहरी प्रशासन, तो कहीं ना कहीं ये शहर के अंदर ही कार्य करता है, यानी बी हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है। 7 चैप्टर हमने यहाँ पर तक फिनिश करे। तो इतने कंसाइज वे में आपको कहीं पर भी इस प्रकार का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंटेंट की क्वालिटी आपको बेटर लगती है तो आप सेशन को शेयर यहाँ पर कर देंगे। चलिए, सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे, सभी साथी शेयर कर देंगे, लाइक कर लेंगे सेशन को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे हम, शहरी आजीविका के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको पॉइंट बताया गया स्वरोजगार, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से जानते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको क्या देखने को मिलता है? अपनी खुद की दुकान होती है जो कि खुद संभालता है। दूसरा है दूसरों को नौकरी देते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जब आप होंगे तो आपकी खुद की दुकान होगी, इससे किसी दूसरे को भी यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही पक्की दुकानें होती हैं, साथ ही लाइसेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टोर देखने को मिलता है, ये एक लाइसेंस स्टोर है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, आपके पास लाइसेंस है तो आप दुकान को यहाँ पर स्वयं से संचालित कर पाएंगे। तो इसके बाद आता है आपके कैजुअल वर्कर, जो कि अनियमित मजदूर होते हैं। जो आपको लेबर चौक पर देखने को मिल जाते हैं। ये आपकी फैक्ट्री जो अनियमित मजदूर होते हैं, ये आपके लेबर्स के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही फैक्ट्री के अंदर आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। साथ ही जब काम जरूरत हो तभी ही इन्हें काम मिलता है, यानी कैजुअल वर्कर होते हैं। साथ ही इसमें कोई सुरक्षा देखने को मिलती, कम वेतन का सामना करना पड़ता है, लंबे घंटे इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद तीसरा बताया गया आपकी पक्की नौकरियां, जिसे आप परमानेंट यहाँ पर बोलते हैं। तो शहरी आजीविका किस प्रकार चलती है? स्वरोजगार, अनियमित मजदूर और पक्की नौकरी द्वारा। तो इसमें आपको ऑफिस के अंदर कार्य करना होता है, फैक्ट्री के अंदर कार्य करना होता है। साथ ही नियमित वेतन होता है, मंथली आपको अकाउंट में आपके सैलरी आ जाती है। साथ ही सुविधाएं मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं।
मेडिकल मिलती है और पीएफ मिलता है। तो 3 प्रकार की आजीविका आपको बताई गई है, स्वरोजगार, अनियमित मजदूर और पक्की नौकरियां। तीनों में ही आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है। यानी स्वरोजगार जिसमें आपको दर्शाया गया है कि खुद की दुकान आप संभालते हैं, दूसरों को नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं, साथ ही आपकी पक्की दुकानें होती हैं और लाइसेंस इनके पास होता है। इसके बाद आपके कैजुअल वर्कर, अनियमित मजदूर आ जाते हैं, जो कि लेबर चौक्स पर आपको मिल जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। काम जरूरत होता तभी ही मिलता है, वरना ये आपको इन्हें कार्य ढूंढने के अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। साथ ही सुरक्षा नहीं मिलती, ना ही इसके अंदर वेतन आपका नियमित होता और लंबी अवधि तक कार्य करना पड़ता है। इसके बाद आपकी पक्की नौकरियों के बारे में बताया गया, जिसमें ऑफिस होते हैं, फैक्ट्री है, इसके अंदर आपकी जॉब होती है, नियमित वेतन देखने को मिलता है, सुविधाएं मिलती है, इसमें छुट्टियां, मेडिकल, पीएफ वगैरह आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर होंगी। इसके बाद यहाँ पर इसके क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है? उद्योग, कृषि, व्यापार या फिर आईटी। तो ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको उद्योग देखने को मिलेंगे, जी नहीं, ना ही व्यापार, ना ही आईटी आप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मेन आपका व्यापार होता है कृषि, बिल्कुल कृषि यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, कृषि मजदूर कौन है? एग्रीकल्चर लेबर इज वन हु अपनी जमीन पर काम करता है, दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता है, शिक्षक है, व्यापारी है। कृषि मजदूर के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर करना है। तो कृषि मजदूर अगर आपसे पूछा जाता है कृषि कौन है, तो इसका उत्तर हो जाता आपका ए। इसका उत्तर हो जाता आपका ए, अपनी जमीन पर काम करने वाला किसान ही होता है, और जो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता है से यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबर कहा जाता है। तो ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, दूसरों की जमीन पर मजदूरी करने वाला किसान यहाँ पर कृषि मजदूर की श्रेणी में आ जाएगा। दूध उत्पादन किस आजीविका का उदाहरण यहाँ पर हो जाता है? बताएंगे, दूध उत्पादन किस आजीविका का उदाहरण यहाँ पर हो जाता है? सेवा का, कृषि सहायक कार्य का, उद्योग का या फिर व्यापार का? दूध उत्पादन, तो जब बात होती है उत्पादन की, तो उत्पादन अपना कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आता, बताएंगे दूध उत्पादन आपका किस श्रेणी के अंदर आ जाता है? तो बात हो रही है आपकी डेयरी फार्मिंग की, तो डेयरी फार्मिंग आपका कृषि सहायक कार्य से जुड़ जाता है, बिल्कुल बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, स्वयं सहायता समूह एनजीओ एसएचजी का उद्देश्य, एम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के बारे में बात हो रही है। एसएचजी का उद्देश्य यहाँ पूछा गया, कर्ज देना, बचत और सहयोग, कर वसूलना या फिर चुनाव कराना। तो ये आपको बचत और सहयोग प्रदान करने का यहाँ पर कार्य करते हैं, एम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका लास्ट क्वेश्चन, ग्रामीण आजीविका किस पर निर्भर होती है? रूरल लिवलीहुड डिपेंड्स ऑन, मौसम पर, बाजार पर, भूमि पर या फिर उपरोक्त सभी पर? बताएंगे। तो जो आपकी ग्रामीण आजीविका होती है वह सभी चीजों पर यहाँ पर निर्भर होती है, मौसम पर भी, बाजार पर भी, भूमिगत भी। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे